data handling. So we'll start today. That is the data handling, and that is very very interesting. ठीक है, डेटा हैंडलिंग का मतलब जो हमारे पास डेटा होता है उसको सिंपल लैंग्वेज में हैंडल कैसे किया जाए। हैंडल करने का मतलब कि कैसे उसको सिंपल फॉर्म में किया जाए, उसको ऐसे फॉर्मेट में कैसे बनाया जाए ताकि लोगों के लिए समझना आसान हो, उसको जो है किस तरीके से जिसको कहते हैं ना कि हम अच्छे से इंटरप्रेट कर लें। इसीलिए बहुत सारे डेटा आपने देखा होगा ग्राफ की फॉर्म में होते हैं, कुछ टेबल के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डेटा कलेक्टेड होता है किसी भी चीज को, जैसे अब कितने टेस्ट मैचेस खेले गए इस पूरे साल, कितने कोरोना के केसेस हुए हैं, कितने उसमें एक्टिव केसेस हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं। समझ रहे इस चीज को? जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन देखते हैं तो जो आप कलेक्ट कर रहे हो इंफॉर्मेशन, दैट इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेटा। उसको हम डेटा कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं कि भाई किस किस कंट्री में कितने कितने केसेस हैं, कौन सी कंट्री अभी कोरोना में टॉप पे चल रही है, ठीक है, कौन सी कंट्री में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, कोई भी कोरोना पेशेंट अब उस कंट्री में नहीं है। तो ये सब जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मींस द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड in any case in any case that is called what the data, उसको हम बोलते हैं डेटा। ठीक है, ओके अब यही डेटा है जो आपके पास इंफॉर्मेशन आए कि भाई चलो ठीक है, इस वक्त इंडिया में 34 लाख केस हैं, जिसमें ऑलमोस्ट एक्स केसेस जो है वो एक्स केसेस डेड हो चुके हैं, ठीक है, या फिर इतने केसेस एक्टिव हैं। तो ये सब जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, या एक गांव है वहां पे फैमिलीज हैं, तो कितनी फैमिलीज में जॉब करने वाले लोग हैं, कितनी फैमिलीज में बिजनेस चल रहा है, कितनी फैमिलीज का बिजनेस कोरोना में अफेक्टेड हो चुका है, कितने लोगों की जॉब अफेक्टेड। तो जब ये हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट द डेटा। ठीक है, तो ये डेटा हम जो है मींस ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करते हैं, graphically in the form of graphs, in the form of graphs, ओके, या फिर हम टेबुलर फॉर्म में उसको कलेक्ट करते हैं यानी बनाते हैं, यानी इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल से भी ग्राफ बनाते हैं फाइनली। ठीक है, तो अब हमें डिफरेंट डिफरेंट, अब इसी को हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्राफ्स हमें मिलते हैं, कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। ओके, तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, एंड दैट इज पिक्टोग्राफ, नंबर वन, एंड दैट इज द पिक्टोग्राफ। यानी जो डेटा होता है वो पिक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंटेड होता है, और उस पिक्चर से हम समझ पाते हैं कि हाँ भाई मतलब कितना कितना क्या केसेस हैं एंड ऑल एवरीथिंग। ठीक है, या फिर क्या नंबर है। तो मुझे बस 1 मिनट दीजिए ताकि हम उस बुक को ओपन कर लेते हैं ताकि हम और आप उसको अच्छे से देख के समझ सके कि क्या ग्राफ्स होते हैं या कैसे हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए, अगर हम पिक्टोग्राफ की बात करें, सो लेट अस जूम इट। कैसे यहां पे ये दिस इज द पिक्टोग्राफ। ओके, ठीक है, सो दिस इज द पिक्टोग्राफ।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कार प्रोडक्शन, किसी कार कंपनी का पिक्टोग्राफ है, या मतलब पिक्चर के थ्रू हमें डेटा प्रेजेंट किया जाता है और हम उस डेटा को समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जैसे एक कार की फोटो अगर दी होगी तो दैट रिप्रेजेंट व्हाट द 100 कार्स, यानी वन सिंबल ऑफ कार रिप्रेजेंट व्हाट द 100 कार्स। तो अब उस कंपनी का अगर हमें प्रोडक्शन देखना हो तो हम किस फॉर्म में देख सकते हैं? देखिए जैसे यहाँ पे क्या हुआ, जुलाई में एक कंप्लीट कार बनी हुई है, एक कंप्लीट कार बनी हुई है, एक आधी कार बनी है। मतलब एक कंप्लीट कार का मतलब 100, इसका मतलब 100 क्योंकि पहले लिखा हुआ है, और इसका मतलब 50, यानी टोटल कार्स कितनी बनी जुलाई में? 250। ठीक है, दूसरा अगस्त में बात करें तो 3 कंप्लीट फोटो बनी हुई हैं, पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो 3 कंप्लीट का मतलब कितना हो गया? 300। तो इसी तरीके से यहाँ पे 4 कंप्लीट पिक्चर्स बनी हुई हैं कार्स की। तो ये बताओ सितंबर में कितना इसने प्रोडक्शन किया? हाउ मच? एक कार 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सितंबर में ग्राफ में 4 फिगर्स बनी हुई हैं, तो इसका मतलब कितनी कार्स सितंबर में उस कंपनी ने बनाई? यस, गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। यस, वेरी गुड। तो कितना हो गया? दैट इज 400। ठीक है, तो अब यहां पे वही चीज कही जा रही है कि पिक्चोग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि समझ रहे हैं कि इससे हम अपनी इंफॉर्मेशन को और आसान कर सकते हैं, और सामने वाले के लिए जो इस इंफॉर्मेशन को समझेगा उसके लिए भी और इजी हो जाएगा कि हाँ इतना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब यहां पे कह रहे हैं इन विच मंथ वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस। जुलाई, अगस्त और सितंबर में सबसे ज्यादा किस महीने में कार का प्रोडक्शन हुआ? चलो जल्दी बताओ, किस महीने में? जुलाई, अगस्त और सितंबर में? सितंबर में, वेरी गुड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज द सेकंड टाइप। अब देखो सेकंड टाइप ऑफ ग्राफ जो होता है उसको हम कहते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ क्यों कहते हैं? देखो अगर इस ग्राफ को देखो तो इसमें जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बार, इस स्ट्रक्चर को बार कहते हैं। ठीक है, बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और बार ग्राफ में हमेशा जो इंफॉर्मेशन होती है बार की फॉर्म में तो होती है, उसके साथ साथ बार्स के बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस होगी, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस यानी गैप होगी, वो गैप जो होगा वो हमेशा क्या होगा? दैट विल बी इक्वल। दैट विल बी इक्वल, यानी कि अगर आप यहां से यहां बनाएंगे तो ये गैप यानी जो बार्स के बीच में गैप है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, तो व्हेन द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ इन द बार, यानी बार, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बार कहते हैं, तो जो डेटा है वो बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए और बार्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो, ये जरूरी है, इक्वल डिस्टेंस। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड व्हाट? द बार ग्राफ। ठीक है, अब देखो बार ग्राफ जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है वर्टिकल, देखो वर्टिकल कहते हैं एकदम सीधा सीधा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऐसे। ठीक है, और एक होता है सेकेंड टाइप होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। हॉरिजॉन्टल कहते हैं कि लेटा हुआ, लाइक दिस, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐसे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो बार्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द डेटा। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है और ये वर्टिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो बार ग्राफ क्या होता है? जब हम डेटा को बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहां पे क्या है, अगर हम इसको गौर से देखें तो अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देखो यानी बार्स की भी यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं है कि हमने बनाया है यहाँ पे ग्राफ और एक बार मोटा कर दिया एक पतला कर दिया, ऐसा नहीं। यानी बार की भी विड्थ यूनिफॉर्म होनी चाहिए और उनके बीच की जो विड्थ होनी चाहिए वो भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? बार ग्राफ। जैसे यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है अलग अलग एकेडमिक यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10, यानी कि स्कूल का एकेडमिक ईयर दिया गया है कि 2003-4 में उसके पास 8th क्लास में 50 स्टूडेंट, मतलब
जैसे अलग अलग दिया हो 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। तो देखो ये वाला बार कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, तो इसके सामने क्या वैल्यू है 100, तो इसका मतलब 2003-4 में कितने स्टूडेंट्स थे 100। उसके बाद 4-5 में देखो ये बार कहां तक जा रहा है 200 तक। 2004-5 में टोटल 8th क्लास में स्टूडेंट कितने आ गए 200। 2005-6 की बात करें तो देखो बार कहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, यानी 2005-6 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 250। इसी तरह 6-7 में 300 और इसी तरह 7-8 में कितना 350। ठीक है, तो ये बार से हम इंफॉर्मेशन डिड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो बार की फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड द बार ग्राफ। अब देखो थर्ड टाइप हम पढ़ते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ का मतलब क्या हो गया कि जब हम बार्स को यूज करते हैं और दो इंफॉर्मेशन एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसके 2005-6 2005-6 इस सेशन का और 6-7 में, यानी दो अलग अलग सेशंस की इंफॉर्मेशन यहां पे, यानी मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, यानी ये 2005-6 में मैथ में, तो देखो 2005-6 को क्या रिप्रेजेंट किया, व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया, 6-7 को कैसे रिप्रेजेंट किया, ग्रे कलर। लेकिन अगर आप चाहें, जैसे हम जब बार ग्राफ बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि एक बार को यानी कि हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरे बार को हम ऐसे लाइक दिस, या किसी को डॉट 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 इस टाइप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो हम मैथ्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी हम अगर बनाए कलर तो करेंगे नहीं, कलर भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका टीचर क्या बोल रहा है। और सॉरी, ठीक है, ये हमने रिप्रेजेंट किया 2005-6 को और ये रिप्रेजेंट किया 2006, यानी एक स्टूडेंट है जैसे आप ही हैं, आपका पिछले साल क्या मैथ में था, इस साल क्या मैथ में है, तो वो दो इंफॉर्मेशन, दो सेशन की इंफॉर्मेशन एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया जा रहा है दो बार से। तो ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, डबल बार ग्राफ्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, द डबल बार ग्राफ। तो जैसे यहाँ पे 2005-6 का व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया, 6-7 का, तो मैथ्स में 2005-6 में 30 मार्क्स थे और 6-7 में 60 मार्क्स हो गए अगले साल, तो इसका मतलब उसका इंप्रूवमेंट हुआ है। इसी तरह सोशल साइंस में 2005-6 में 50 मार्क्स थे और 2006-7 में 55 है, तो इसमें भी उसका इंप्रूवमेंट दिख रहा है। यहाँ पे देखो 5-6 में साइंस में कम थे, यहाँ पे ज्यादा है, इसमें इंप्रूवमेंट है। इंग्लिश में 5-6 में ज्यादा थे, लेकिन 6-7 में यानी 2006-7 में उसका ग्राफ गिर गया। ठीक है, हिंदी में 2005-6 में सेम, यानी कि सेम मार्क्स, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, स्टैटिक। समझ रहे? तो जब हम दो से ज्यादा इंफॉर्मेशन एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, दो बार्स में रिप्रेजेंट, अब देखो दोनों बार्स को देखो सेम विड्थ से रिप्रेजेंट किया गया है और इन दो बार्स के बीच में देखो जो गैप है वो भी सेम रखा गया, वो भी सेम रखा गया, दिख रहा है? तो यहां पे भी आपको जो ख्याल रखना है, गैप सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ठीक है, आपका जो है बार है उसकी भी विड्थ क्या होनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो तीन तरह के ग्राफ्स हमने अभी स्टडी किए, एक पिक्टोग्राफ स्टडी किया, एक बार ग्राफ स्टडी किया, एक डबल बार ग्राफ स्टडी किया। कोई कंफ्यूजन इसमें हो तो पूछो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, फिर उसके बाद हम चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा पे। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग डेटा का मतलब क्या हो गया, जो भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो जो डेटा फर्स्ट टाइम कलेक्ट होके आता है वो ऑर्गेनाइज नहीं होता, यानी द डेटा which is in unorganized form is called the raw data, उसको हम रॉ डेटा कहते हैं। जैसे यहां पे एक एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से, जैसे मैंने आपको भेजा और वहां पे 10-15 बच्चे खड़े हुए थे, मैंने कहा जाके पूछो हर बच्चे से कि किसका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो आप गए, आपने लिखना शुरू किया आर्ट, फिर मैथमेटिक्स, फिर साइंस, फिर इंग्लिश, फिर मैथमेटिक्स, आर्ट इंग्लिश मैथमेटिक्स, इंग्लिश साइंस आर्ट मैथमेटिक्स, मतलब इस टाइप से आपने यहां से यहां तक लिख दिया सारे बच्चों का। ये डेटा आप मेरे सामने लाते हो, तो ये जो डेटा इस फॉर्म में अभी है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, रॉ डेटा। अब बताओ ये जो रॉ डेटा है, अगर मैं आपसे पूछूं
कितने बच्चे थे जो इंग्लिश पसंद करते थे, तो इस डेटा को देखते हुए आप क्या फौरन बता सकते हो कि कितने बच्चे इंग्लिश को पसंद करते थे? बताओ। अच्छा, आंसर कर दिया। ओके, नाउ आई हैव सीन। ओके, नहीं बता सकते ना। अगर मैं पूछूं कितने बच्चे आर्ट पसंद, आप फौरन नहीं बता सकते, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो एक अनऑर्गेनाइज फॉर्म में सबसे पहला डेटा कलेक्ट, जैसे मैं कहूं जाइए और देख के आइए कि किस किस गांव में, किस किस फैमिली में कौन कौन जॉब करता है, कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग बिजनेस करते हैं। तो एक आदमी क्या, उन्होंने लिखा भाई पहली फैमिली जॉब, दूसरी फैमिली जॉब, तीसरी फैमिली बिजनेस, इस टाइप से लिख के ले आए। तो वो जो इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट होके आती है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉ डेटा। अब वो डेटा, क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन डिड्यूस करना थोड़ा सा मुश्किल है, टाइम लगेगा, थोड़ा सा क्रिपी है, और मतलब आप देख के ही जो है आपका दिल ही नहीं लगेगा हाँ चलो इससे कुछ इंफॉर्मेशन हो, बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो उस डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो कि बहुत जरूरी है, उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा। अब जो ये इंफॉर्मेशन निकल के आए हमारे सामने, हमने क्या किया, अब इसको ऑर्गेनाइज किया। आपने ऑर्गेनाइज किया किस फॉर्म में? देखो, टेबल के फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में? एक टेबल, उसी चीज को। अब आपने क्या किया, 3 कॉलम्स बनाए। ठीक है, अब सब्जेक्ट जो उसमें जो थे वहां पे वो आपने लिखे, मतलब पहले में आर्ट लिखा, फिर मैथमेटिक्स लिखा, फिर साइंस लिखा, जो इंग्लिश जो बच्चों से आंसर आए थे, और उसके आगे लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब अब वही डेटा है, देखो अब आप ये कर रहे हो ना। ठीक है, अब आर्ट वाले कितने स्टूडेंट? 7 आपने लिख दिया काउंट करके। अब मैथमेटिक्स वाले 5, साइंस वाले 6, इंग्लिश वाले 4। अब जब ये इस फॉर्म में आके मेरे सामने रिप्रेजेंट होगा, अब मैं आपसे पूछूंगा ये बताइए साइंस के कितने स्टूडेंट, यानी कि उस डेटा को, रो डेटा को मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया। टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया। अब ये जब मेरे सामने डेटा आएगा इस फॉर्म में, अब मैं आपसे पूछूंगा या किसी से ही पूछा जाएगा कि साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप फौरन बता दोगे कि नहीं बता दोगे, यस और नो? ठीक है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बहुत जरूरी है। ओके, और उसी डेटा को हम ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। जितना अच्छा ऑर्गेनाइज होगा उतना वो इंफॉर्मेशन करेक्ट और सिंपल फॉर्म में आपके आगे कन्वे करेगा। तो जैसे हमने देखा, जैसे सब्जेक्ट टोटल कितने, 4 तरह के सब्जेक्ट्स पसंद किए गए। आर्ट वाले कितने बच्चे थे? 7। आर्ट वाले कितने बच्चे थे? 7। तो देखो, जब किसी डेटा में, जो भी डेटा है आपके पास, उससे रिलेटेड कोई नंबर है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आर्ट वाले 7 सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स वाले 5, साइंस वाले 6 बच्चे, इंग्लिश वाले 4 बच्चे, तो ये जो इनका नंबर होता है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार या कितने लोग या कितने बच्चे। तो जब हम नंबर काउंट, जैसे आर्ट वाले 7 बच्चे हैं, यानी 7 बच्चे आर्ट को पसंद करते हैं, तो देखो जब इन सबको टोटल करोगे तो 7 5 12, 12 6 18, 18 4 क्या हो गया? 22। यानी टोटल कितने स्टूडेंट्स को आपने कांटेक्ट किया था? टोटल 22 स्टूडेंट को। यहां से देखो कितना आसान हो गया। और वहीं मेरे सामने आप वो वाला डेटा लाते, रॉ डेटा, तो कितने स्टूडेंट से मुझे काउंट करना पड़ता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ओहो, यानी और ज्यादा होते 100 150, तब तो काउंट ही कर जाते। तो देखो जब ये ऑर्गेनाइज हो गया डेटा एक टेबल के फॉर्म में, तो देखो इंफॉर्मेशन डिड्यूस करना कितना आसान हो गया। तो जब ये डेटा के सामने उसका जो नंबर लिखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा 50 किलो वजन वाले 5 बच्चे हैं, यानी कि वेट। तो जो चीज होती है उस टेबल में वो ऊपर लिखी जाती है, जैसे यहां सब्जेक्ट्स है और यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये क्या है? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 50 किलो वाले बच्चे 5,
तो मैं कहूंगा कि 50 किलो की फ्रीक्वेंसी 5 है। फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर। सेकेंड थिंग क्या होता है, यहां पे आप देख रहे हो टेली मार्क्स, ये पहले बहुत यूज किया जाता था। इससे क्या होता है कि काउंटिंग बहुत आसान हो जाती। जैसे अगर एक होगा तो एक ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता, लाइक दिस 1 मार्क। दो अगर है तो दो ऐसे बना देंगे, तीन अगर है तो ऐसे बना देंगे, चार अगर है तो ऐसे बना देंगे, ठीक है, और पांच अगर है तो ऐसे बना देंगे, ए लाइक दिस, काट देंगे। तो अगर ये एक है तो इसका मतलब इट रिप्रेजेंट्स 5। तो काउंटिंग में बहुत आसानी हो। जैसे पहले क्या होता था, जब मैचेस होते थे क्रिकेट मैचेस, जब डिजिटल इतना वो नहीं था, तो जो बॉल्स होती थी, कितने बॉल्स हुए, कितने विकेट्स हुए, वो सब टेलीमार्क्स से लिखा जाता था। मतलब बॉल हो गई, एक ओवर कंप्लीट हुआ तो ऐसे लिखता था 1, यानी कि एक बॉल हो गई, दो बॉल हो गई, तीन बॉल हो गई, चार बॉल हो गई। अब ये बॉल नो है तो इसके नीचे नो लिख देते थे, ठीक है। पांच बॉल हो गई तो अब इसको ऐसे काट देते थे, ठीक है। फिर उसके बाद छह बॉल लाइक दिस, ठीक है, और सात क्यों? क्योंकि एक नो बॉल हो गई है तो सात बॉल। तो ऐसे करके काउंटिंग में बहुत आसानी होती है इससे। तो जैसे यहां पे लिखा हुआ है, देखो, अब नंबर अभी भूल जाओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो ऐसे बना हुआ देखो, तो एक सेट यहां बना हुआ, इसका मतलब 5, यहाँ पे एक सेट है और ये दो है, यानी 5 + 2 क्या हो गया? 7। यहाँ पे एक सेट है इसका तो 5, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1, 6 हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 डायरेक्ट 4। अब जैसे मैं आपको बनाऊं ऐसे, ठीक है, और 1, तो देखो कितना आसान हो गया। 1 2 3, एक 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 5 15 हो गया, प्लस 1, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गया? 60। तो टेलीमार्क से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, मतलब नंबर। जैसे मैं कहूं अभी बिजनेस वाले फैमिली, जो बिजनेस वाली फैमिलीज है, वो 10 फैमिलीज में से बिजनेस वाली फैमिलीज 6 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 6। तो टेलीमार्क्स में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया टेलीमार्क्स को कैसे यूज करते हैं? ठीक है, अब देखो ये जो टेबल बनी है, ठीक है, अब हमने जो डेटा था, हमने रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया और उसके सामने टेलीमार्क्स और उसके नंबर लिख दिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ऐसी टेबल जो फ्रीक्वेंसी जिसमें लिखी जाती है, इस टेबल को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। अब अगर देखो यहां पे, जैसे यहां पे दिया हुआ है एक, चलो अब इसको हम ट्राई करते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, और ओके। अब देखो यहां पे हम उसी का एक एग्जांपल लेते हैं। ये कह रहा है, a group of students were asked to say which animal they would like most to have as a pet, ठीक है। यानी ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है जिनसे पूछा गया आपका कौन सा पालतू जानवर है, तो किसी ने डॉग बोला, किसी ने कैट बोला, किसी ने फिश बोला। तो ये डेटा आपने कलेक्ट किया, तो देखो ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया ये क्या है? रॉ डेटा है। अब ये कह रहा है इस डेटा से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ। क्या बनाओ? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो देखो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, एक तो हमें कॉलम रखना पड़ेगा एनिमल का, तो जब हम टेबल बनाए तो ये जरूर ध्यान रखें बेटा कि कितने टाइप के, ये नहीं कि एक बड़ा सा टेबल बना दिया, नीचे वाले जितने कॉलम से सब फालतू, ऐसा नहीं। हम काउंटिंग, क्योंकि मेरे पास लिमिटेशन है तो इस वजह से। लेकिन आप अब देखो एनिमल्स यहां पे लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहां पर टेली मार्क्स लिखेंगे, और उसके बाद आपके पास पेन कॉपी है इस वक्त, स्केल है,
और हमेशा याद रखो टेबल पेंसिल से बनाई है हमेशा, ताकि जो नीचे छूट जाए आप रबर से मिटा के टेबल को वहां क्लोज कर सको। इस वक्त कुछ नहीं है, पेन वेन कुछ नहीं है, बिना कॉपी के पढ़ रहे हो। यानी अगर मैं कुछ दूंगा करने के लिए क्वेश्चन तो कैसे, पेन है ना, चलो ठीक है पेन, चलो तो अब ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा कि स्टूडेंट से पूछा गया तो यहां पे हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और टेबल के बाहर आ गया। ठीक है, अब देखो कौन कौन से एनिमल्स है। एक तो यहां पे डॉग है, हमें ढूंढना पड़ेगा। एक यहां पे कैट है, एक यहां पे फिश है, एक यहां पे रैबिट है। चलो टेबल बनाओ जल्दी से ये और डन लिखो, जल्दी से टेबल बनाओ डन लिखो, ताकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। टेबल बनाओ, 3 कॉलम्स बनाइए, एक एनिमल्स, एक टेलीमार्क्स और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जल्दी बना के डन लिखिए। हो गया, चलिए अब देखो और कौन, काऊ भी मिल गया हमें एक पेट एनिमल में, और कोई है फिश, रैबिट, डॉग कैट रैबिट फिश। इसका मतलब ये तो कितने हो गए, एक हो गया डॉग, एक हो गया कैट, एक हो गया फिश, नेक्स्ट वन इज रैबिट, एंड लास्ट वन दैट इज काउ। यहां टेबल मेरी छोटी पड़ रही है, दैट इज काउ। ओके, और मैं आपके लिए और अच्छा कर दे रहा हूं, इसको मैं अभी मिटाता हूं, आप नहीं मिटाएंगे, ताकि आपको और समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि कॉपी में तो ऐसे ही रहेगा, आपकी लाइंस होगी, तो टेबल कैसे बनाएंगे वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सो नाउ तो अब हम बनाएंगे, सॉरी, टेबल। टेबल बनाया, 3 कॉलम्स हमें बनाने हैं। ठीक है, अब कितने फिश, पहले ये काउंट कर लेंगे कि कितने टाइप है, 1 2 3 4 5। तो अब हम 1 2 3 4 5 तक, यानी 1 2 3 4 5, एक ये हो गया, यहां तक किया, फिर उसके बाद ये किया, फिर उसके बाद ये, और फाइनली टेबल, क्योंकि 5 ही एनिमल्स हैं तो हम टेबल क्लोज कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। यहां पे लिख दिया हमने एनिमल्स, यहां पे लिख दिया हमने टेलीमार्क्स, यहां पे लिख दिया हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एनिमल्स में कौन कौन थे, डॉग। ठीक है, तो डॉग को देखते हैं, तो डॉग कितने, देखो अब जब काउंट करेंगे ना, तो हम क्या करें, पेंसिल से हम उसको पॉइंट करते हैं। देखो अब मेरे पास तो यहाँ पे पेंसिल नहीं, मतलब मेरे पास देयर इज अ सॉफ्टवेयर इंक, तो अब यहाँ पे डॉग वाले कितने होंगे, देखो 1, हम उसको मार्क कर दे ताकि काउंटिंग में आसानी हो। ठीक है, 1 हो गया डॉग वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतने ही है। ठीक है, तो 10 हमने ले लिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया, 10 हमने लिख दिया। नेक्स्ट वन इज कैट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कैट,
और कैट के कितने होंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 10 is also cat. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. तो ये 10 हो गया. नेक्स्ट अब कौन सा है? फिश. ठीक है, तो फिश नेक्स्ट हमने लिखा. और फिश कितने देखो 1 देन 2 देन 3. तो कितने हो गए? 3. तो 1 2 3 and that is 3. Next one is rabbit. So we will take rabbit. Rabbit कितने हैं? 1 2 3 4. यानी 4 रैबिट्स हैं. 1 2 3 4 हो गए और 4 यहां पे नंबर लिख दिया. उसके बाद द लास्ट वन दैट वी हैव एंड दैट इज काउ. काउ कितने हो गए? दैट इज 1 एंड ओनली 1. 1 काउ हो गया और यहां नंबर भी क्या होगा? दैट इज 1. सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दिस एग्जाम्पल. चलिए इसको बनाइए कंप्लीट और डन लिखिए. ओके गुड. वेट अ सेकेंड. ओके. अब देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपका क्या, देखो आज जो क्विज जाएगा वो अटेंड करना है, प्लस एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसको अभी आप करके, ठीक है, असाइनमेंट में अपलोड करेंगे गूगल क्लासरूम में जो आपको जाएगा. पहले क्वेश्चन को आप करके रख लीजिए, उसके बाद जो असाइनमेंट पहुंचेगा आपको, उस असाइनमेंट को ओपन करके वहां पे अटैच करके सेंड करेंगे. आप व्हाट्सएप पे नहीं करेंगे. ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक. जो अभी क्वेश्चन आपको मैं दूंगा. ठीक है. Raj was asked to weigh a group of students. The following data was collected. The following data was collected. अब देखो, जब कोई भी नंबर्स में लिखा होगा ना, तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग. जैसे उसने जब कलेक्ट किया तो उसको मिले 50 केजी, 51 केजी, सबका वो वेट लिख के ले आया. ठीक है, 52 केजी, 50 केजी, 50 केजी, 50 केजी, 51 केजी, 52 केजी, 53 केजी, 54 केजी, 54 केजी, 54 केजी, 53 केजी, 51 केजी, 50 केजी, 52 केजी, 51 केजी एंड 50 केजी. ठीक है, ड्रॉ, ये यहां से यहां तक आपका डेटा है. ठीक है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब देखो, जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको जो अभी सिखाया है मैंने, उसमें क्या है,
जो डेटा आपके पास है ये क्या है, वेट है इन केजी। मैं हिंट कर दे रहा हूं, बाकी आप करेंगे। अब आपने 3 कॉलम्स बनाए, तो ये क्या है, ये जो डेटा है जो आप है ये क्या है, वेट इन केजी। तो आप लिखोगे वेट इन केजी, उसके बाद टैली मार्क्स, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी किनका है ये, ठीक है। इस टाइप से हम करते हैं। तो अब जब आप देखोगे तो इसमें देखो 50 के जी है, 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, 54 तक गया है। तो आप सीक्वेंस में लोगे, पहले 50 के जी वाले कितने वो लिखो, फिर 51 वाला अगर है तो वो, फिर 52 वाला, फिर वो, फिर 53, फिर 54, लाइक दिस। तो ये आपका ऑर्गेनाइज फॉर्म कहलाएगा। ये नहीं पहले 50 ले लिया, फिर 54 ले लिया, फिर 53 ले लिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये टेबल आप बना के मुझे आप भेजेंगे असाइनमेंट में, और उसके बाद जो उसमें गलतियां होंगी तो उसको मैं करेक्ट करूंगा, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो बेटा मैं कह रहा हूं क्विज भी आपको आज का जाएगा, और ये क्वेश्चन आपका आज का असाइनमेंट है बस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बैठ के अभी कीजिए, अभी फौरन आपको गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट जाएगा, उसी में फोटो अटैच करके भेज दीजिएगा। इज दैट क्लियर? कल आप इसके आगे पढ़ेंगे, दैट इज अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। तो आज इतना ही, और टाइम पे रहिए बेटा, जितना आप लेट करोगे आप ही का लॉस है।